विजन IAS PT 365 जनवरी 2025 राज्य व्यवस्था एवं शासन। ये हमारी पहली क्लास है और इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो चुनाव। चुनाव के बारे में क्या दिया गया है ये हम शुरू करेंगे। चुनाव, एक साथ चुनाव सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य प्रावधान क्या है? संविधान में एक नया अनुच्छेद 82 ये जोड़ा जाएगा। एक साथ चुनाव नए अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। विधानसभाओं का कार्यकाल, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा और पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 83 में संशोधन किया गया है। इसमें असमाप्त अवधि, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। पॉइंट दूसरा, इसमें संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 वर्ष के पूर्व कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल के समाप्ति के बीच अवधि असमाप्त अवधि मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, समय से पहले लोकसभा विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे। इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि लोकसभा जब विघटन हो जाएगी और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल के पहले अगर विघटन हो जाती है, किसी कारण से भंग हो जाती है लोकसभा, तो जब दूसरी बार इसकी जो चुनाव होगा वो जितना कार्यकाल बचा रहेगा उतने कार्यकाल के लिए वो चुनाव होगा और उतना ही कार्यकाल वो पूरा करेगा। तो ये मध्यावधि चुनाव और असमाप्त अवधि जो चुनाव है दोनों के बारे में आपने जाना। अनुच्छेद 172 में संशोधन या नया प्रावधान राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल परिभाषित करता है। अनुच्छेद 327 में संशोधन है यह विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। एक साथ चुनाव के बारे में क्या कहा गया है? पॉइंट एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन में मतदान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। तो एक साथ चुनाव का मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण देश में एक दिन में ही चुनाव हो, सभी जगह चुनाव हो। भारत में वर्ष 1951, 52, 1957, 1962, 1968 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे और 1968-69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। तो ऐसे नहीं है कि पहली बार ये काम होगा, पहले भी चुनाव हुए हैं जो 1968 और 69 विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग होने के कारण चक्र जो है बाधित हो गया था। एक साथ चुनाव कराने का सिफारिश करने वाली जो रिपोर्ट है, आयोग है, कौन कौन से? भारत विधि आयोग 170वीं रिपोर्ट 1999, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग 2002, संसदीय अस्थायी समिति की रिपोर्ट 2015, 2017 नीति आयोग का वर्किंग पेपर है। तो हमारा जो पहला टॉपिक खत्म हुआ, चुनाव के बारे में हमने देखा। इसमें जो अनुच्छेद है 82 आर्टिकल जो है इसमें ध्यान देना है, 82, 83,
172 और 327 के इतने सारे आर्टिकल हमें चुनाव के बारे में जानने हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसका दूसरा टॉपिक है राज्य चुनाव आयोग सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण है। राज्य चुनाव आयोगों के बारे में ये स्वयं संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों आदि के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसकी सिफारिश गाडगिल समिति ने भी की थी। ठीक है, तो हमने इसमें 3 पॉइंट पढ़ा। आगे देखते हैं राज्य चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 243 के ए और अनुच्छेद 243 जेड ए पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना, सभी चुनावों के संचालन पर्यवेक्षण निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। तो हमें ये अनुच्छेद के बारे में जानकारी रखना है कि 343 के 1 और 243 जेड ए में क्या है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने की, सभी चुनाव के संचालन पर्यवेक्षण निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 243 के 2 में क्या दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदाविधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल ध्यान दीजिएगा, केवल शब्द जहाँ आए थोड़ा वहाँ रुक के इसे अच्छे से देखिएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। तो 243 के में देखें क्या है, उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो 243 के बारे में हमने देखा, 243 के 1 और 243 जेड ए। तो इतने आर्टिकल हमें जानने हैं। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो प्रक्रिया हुई थी गाडगिल समिति, ये सारी चीजें हमें एक जगह नोट्स बना के लिख लेना है। राज्य चुनाव आयोगों के कार्य, नियोजित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की देखरेख करना, स्थानीय निकाय चुनाव की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित करना, स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार। इन विवादों में उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले भी शामिल हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन के संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना आदि। तो राज्यपाल को भी सलाह दिया जा सकता है। अब इसका जो तीसरा टॉपिक हमारा है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग सुर्खियों में है क्यों? किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ मामले 2024 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों का समीक्षा करने का अधिकार है। परिसीमन के बारे में और क्या क्या बातें जाननी है? यह लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की प्रक्रिया है। यानी ये सीमाएं जो तय करता है। परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकार प्राप्त संस्था सौंपी जाती है। इस संस्था को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग कहा जाता है। तो परिसीमन आयोग में जो आर्टिकल 72 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया है।
या एक संवैधिक निकाय है। तो ये हमें 2 पॉइंट देखने हैं। 3 पॉइंट इसमें अनुच्छेद 82 के बारे में जानना है और आयोग परिसीमन आयोग 4 बार गठित हुआ, इसको देख लेंगे। और संवैधिक निकाय जो है इसके बारे में हम अच्छे से जानें, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है परिसीमन आयोग कौन सा निकाय है, तो संवैधिक निकाय है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय और चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ठीक है, परिसीमन आयोग को अंतिम निर्णय होता है, इसका किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। इसके आदेशों की प्रतिक्रिया संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है, लेकिन इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते। इतनी शक्ति मिली है परिसीमन आयोग को। परिसीमन आयोग की संरचना जो है कौन कैसे होता है? अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट को सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या सीईओ द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो परिसीमन आयोग की जो संरचना है ये 3 लोगों के तहत होती है। तो ये हमारी आज की जो पहली क्लास थी। अब अगली क्लास हमारी दूसरी क्लास होगी, और आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब